सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू जो है ये डिराइव होता है मीजोडर्म से, इज डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात करी है इसकी कि इस स्टेटमेंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं और वो एक्सेप्शंस iris, ciliary muscles, आइरिस है, सीलियरी मसल्स, erector hairs, यस, एरेक्टर पिलाई मसल्स। ये जो एरेक्टर पिलाई मसल्स हैं दे कॉज, इस प्रोसेस को पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, या सीधे बोलिए आप इरेक्शन ऑफ हेयर्स, या आप सहज भाषा में जो कह रहे हैं वो लिख देता हूं मैं, गूज बम्प्स। बाकी आइरिस और सीलियरी मसल्स ये तो आई की इंटरनल मसल्स हैं, और ये तीनों ही किससे डिराइव्ड होती हैं? एक्टोडर्म से। ठीक, दीज आर एक्टोडर्मल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जनरल फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू के जनरल फंक्शंस क्या हो सकते हैं? तो भैया हम यहाँ पर बोलते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब मूवमेंट और लोकोमोशन से क्या रिलेट, देखो लोकोमोशन में तो बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए, तो बेसिकली यहाँ किसकी बात हो रही है? उन मसल्स की जो स्केलेटन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, और इस मूवमेंट में सब आ जाते हैं। इस मूवमेंट में तुम चाहे अगर सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के हाथ हिला रहे हो या मैं पेन से लिख रहा हूं, तो ये इसमें बॉडी की जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। कार्डियक मसल्स में बात करोगे तो हार्ट की मूवमेंट, पंपिंग ऑफ ब्लड। तुम स्मूथ मसल्स की बात करो तो बॉडी में जितने भी डक्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल, बॉडी में जितने भी डक्ट्स हैं उनमें जो वॉल है उस वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल्स उसके अंदर कंडक्शन को कंट्रोल करती हैं बाय द प्रोसेस नोन एज पेरिस्टाल्सिस। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि भाई पेरिस्टाल्सिस होता है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द एलिमेंट्री कनाल। लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री कनाल में नहीं होता, जितने भी डक्ट्स हैं, हमारे ट्यूब्स हैं बॉडी के अंदर, उनमें स्मूथ मसल्स वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और वो पेरिस्टाल्सिस शो करती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स, बेटा ऑडियो टर्न ऑफ करो। फेलोपियन ट्यूब में भी होगा? हाँ फेलोपियन ट्यूब में भी होते हैं। ओ ठीक है। हाँ, तो मैंने ये बात करी थी कि अगर स्केलेटल मसल्स का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो तो उससे बॉडी में क्या होती है? शिवरिंग। shivering, और शिवरिंग की वजह से हीट जनरेशन होता है। तो इसका मतलब एक फंक्शन ये भी हो गया, हीट जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में, जो भी इंटरनल मूवमेंट हो रही है वो मस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड हो सकती है। नाउ मस्कुलर टिश्यू में जो हम टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ते हैं वो बेसिकली यही है, तीन टाइप की, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो एक बार इनका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। Let us compare about skeletal, smooth and cardiac muscles. अगर तुमसे कहा जाए कि भाई स्केलेटल मसल जो है इसकी लोकेशन क्या है, तो तुम कहते हो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो कि हमारे स्केलेटन सिस्टम से एसोसिएटेड होती हैं। दे आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन
system. Smooth muscles are present in visceral organs. Visceral organs like alimentary canal है, gall bladder है, ठीक है, urinary bladder है, इन सब की जो मसल्स हैं वो कैसी होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं। और कार्डियक की बात करते हैं तो कार्डियक इज स्पेशली प्रेजेंट इन हार्ट मसल्स की बात हो रही है। फिर अगर तुम यहाँ डायग्राम में देखो, शेप की बात करते हैं, शेप कैसा है? तो स्केलेटल का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। स्मूथ मसल्स का बोले तो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, या हम इसी को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब वो जो टेपर करता है, टेपर्स एट इट्स बोथ एंड्स, मतलब ऐसा, तो इधर भी टेपर कर रहा है और इधर भी टेपर कर रहा है, ठीक। तो इसलिए फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म रूट भी पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में? यस सर। एग्जाम्पल फ्यूजिफॉर्म रूट का? कैरेट। रेडिश पढ़ते हो? हाँ, तो उसको बताते हो तुम फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल। और हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो सेल्स हैं ये भी कैसी दिख रही हैं? सिलेंड्रिकल। ये भी सिलिंड्रिकल है। अब स्केलेटल भी सिलिंड्रिकल है, कार्डियक भी सिलिंड्रिकल है, तो डिफरेंस यहाँ किस चीज का आ रहा है? ब्रांचिंग का। अब देखिए प्रेजेंट है स्केलेटल, क्या स्केलेटल यहाँ ब्रांच दिख रही है? नो सर। नो, दिस इज अनब्रांच्ड। व्हाट अबाउट द स्मूथ मसल्स? दे आर ऑल्सो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अनब्रांच्ड। और कार्डियक की बात करोगे तो दे आर ब्रांच्ड। Then you talk about number of nucleus per cell. जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल को हम बोलते हैं सिंसाइटियल। सिंसाइटियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल की बात करते हैं तो ये होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। और कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड कंसिडर करोगे, ठीक। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये, जैसे इस डायग्राम में देखोगे तो लगेगा कि ये जो है यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, ये एक सेल हो गई पूरी, ये नहीं, लेकिन यहाँ पर ये डिवाइडेड है, ठीक। वो अलग बात है, कनेक्टेड है किसी चीज से, और जिसको हम क्या बोलते थे? इंटरसिलेटेड डिस्क। हाँ, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, तो यही है इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये इसका स्पेशल फीचर है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? एडहेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन। बिल्कुल, अधेरिंग जंक्शन में डेस्मोसोम्स हैं और इनके पास गैप जंक्शंस हैं, ठीक है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पर कार्डियक मसल का स्पेशल फीचर हो गया। और ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात हो गई। अगर मैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर करूं तीनों में, सेल में पोजीशन कहाँ है? सेंटर में है कि पेरिफेरी में है? तो स्केलेटल में न्यूक्लियस लोकेटेड कहाँ होता है? पेरिफेरी पे हो जाता है। तो बिल्कुल आप यहाँ लिख देंगे न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। स्मूथ में सेंट्रल है, कार्डियक में भी सेंट्रल है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं एक मिनट, ये क्या हो गया?
ठीक है, ये सेंट्रल हो गया। ठीक, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कंपेयर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ इनके नर्वस कंट्रोल की, कौन सी वॉलंटरी है, कौन सी इनवॉलंटरी है? स्केलेटल वाली होती है वॉलंटरी, वॉलंटरी। और जो स्मूथ और कार्डियक है ये दोनों होती हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी। नाउ एक और टर्म का यहाँ पर कंपैरिजन होता है, दैट इज अबाउट सार्कोलेमा। पता है सार्कोलेमा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए बता देता हूं मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is also known as plasma lemma. मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। लेकिन जब यहाँ पर कुछ स्पेशल डिपोजिशन होती है जिसकी वजह से थिक हो जाती है तब इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। तो कोई कुछ मसल सेल्स ऐसी हैं जिनमें की प्लाज्मा लेमा टर्म ही यूज होता है और कुछ में सार्कोलेमा टर्म यूज होता है। तो सार्कोलेमा आपका प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल में और कार्डियक में। लेकिन स्मूथ मसल में तुम कौन सा टर्म यूज करोगे? प्लाज्मा लेमा ही यूज करोगे। ठीक है, कुछ स्पेशल फीचर होता है सार्कोलेमा का, इसलिए। इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं ब्लड सप्लाई, तो सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई किसको मिलती होगी तीनों में से? कार्डियक। कार्डियक। कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल को की जो ब्लड सप्लाई है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है क्योंकि वो लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्केलेटल को अच्छी नहीं मिलती, बट इन दोनों के कंपैरिजन में बात करोगे तो जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनको लीस्ट ब्लड सप्लाई मिलती है। ठीक है, फिर बात आती है कि इन तीनों में से कौन सी मसल्स फटीग होती हैं। सबको पता है मसल फटीग किस वजह से होता है? यस सर। यस सर। बताओ किस वजह से होता है, कौन बताएगा? लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड के। लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन से। और लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होने लगता है किसी सेल में तब होता है। ठीक है, तो यहां पर हम कार्डियक मसल सेल्स और स्मूथ मसल सेल्स के लिए लिखेंगे दे आर नॉट फटीग्ड। ये दोनों फटीग नहीं होती है। लेकिन जो स्केलेटल मसल है ये फटीग हो जाती है। ठीक है, अब देखो सवाल मेरा ये है कि भाई यहां पर तुम कह रहे हो कि स्मूथ मसल सेल्स जो है उनको ब्लड सप्लाई बहुत कम मिल रही है बाकियों के कंपैरिजन में, बट ये फटीग नहीं होती है। यहां पर अबंडेंट ब्लड सप्लाई है इसलिए फटीग नहीं होती है। तो ये बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही? यस सर। तो इसका क्या कारण होगा? स्मूथ मसल को सर डायरेक्ट न्यूट्रिशन मिलता है। स्मूथ मसल को डायरेक्ट न्यूट्रिशन तो बॉडी में किसी को नहीं मिल सकता। मिलेगा तो मिडिल मैन के थ्रू मिलेगा। सर कार्डियक मसल कभी फटीग नहीं हो सकती क्योंकि उसे एवरी टाइम बीट करना पड़ता है। ये तो चलो उसका नेचर है ना,
लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हर समय बीट करने के बाद भी वो फटीग नहीं हो रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं। सर नहीं सर, उसमें शायद ऐसा होता है कि उसका बीटिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर बीच में वो अपने ऑक्सीजन को भर लेता है, समथिंग लाइक दैट। मतलब बेसिक रीजन उसका ये होता है कि उसका बीटिंग टाइम जो होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, दैट्स व्हाई बाकियों में सबसे ज्यादा 0.4 सेकंड के लिए वो रिलैक्स रहता है। अच्छा, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सारे फीचर्स जो हैं कार्डियक मसल के डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो फटीग नहीं होता है। सर यस, कार्डियक मसल लैक्टिक एसिड को यूज करता है? बिल्कुल यूज करता है। इसके पास मैकेनिज्म है कि लैक्टिक एसिड को यूज कर सकता है, ये भी एक कारण है। गुड, किसने बताया ये? सर माही। माही, वेरी गुड बेटा। Why cardiac muscles do not get fatigued? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण तो यही है कि बाकी सबके बात करें तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास ब्लड सप्लाई जो है वो भी अबंडेंट है, तो इनको बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, इनको बहुत सारा ग्लूकोज भी मिलता है, और इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से लैक्टिक एसिड बन भी जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड को यूज कर लेते हैं या खुद मेटाबोलाइज कर लेते हैं उसको, तो उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देते, ठीक है। इसके अलावा तुमने ये चीज पढ़ी है कॉन्ट्रैक्शन के समय, जॉइंट डायस्टोल, याद है? हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जॉइंट डायस्टोल चलता है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है when atria and ventricles are relaxed. तो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। मुझे बताओ टोटल कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है? 0.8 सेकंड की। 0.8 सेकेंड की। तो अगर मैं आउटर सर्कल को वेंट्रिकल मान लूं, इनर सर्कल को एट्रिया मान लूं, तो मैं इसको क्या करूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 8 हिस्सों में। हर फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पर 0.1 सेकेंड के बराबर है। तो अगर यहां से स्टार्ट करता हूं, इधर से यहां तक हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक। यहां तक हो जाएगा 0.2, यहां तक आ जाएगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड यहां तक आते आते 0.8। जितना भी यहाँ पर बेटा शेडेड पार्ट है वैसा वाला, ये डिनोट करेगा सिस्टोल, ठीक है। और जितना अनशेडेड पार्ट है वो डिनोट करेगा डायस्टोल। फिर मैंने क्या कहा, आउटर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकल को। इनर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रिया को। अब तुम इस डायग्राम में से देख के मुझे बताओगे कि जो एट्रिया है उसका सिस्टोल का समय कितना है? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकेंड है। और वहीं एट्रियल डायस्टोल देखो तो कितने सेकंड का है? 0.7 सेकंड्स। 0.7 सेकेंड। वेंट्रिकल के सिस्टोल की बात करें तो 0.3 सेकंड्स। 0.3 सेकेंड्स। और वेंट्रिकल का डायस्टोल देखें तो ये 0.5 सेकंड्स। 5 सेकेंड्स। तो तुम यहाँ देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा समय इनको किस लिए मिल रहा है? रिलैक्स। रिलैक्सेशन के लिए।
तो अगर इतनी अच्छी कंडीशन हो, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो, ब्लड सप्लाई अच्छा, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लैक्टिक एसिड भी मेटाबोलाइज कर सकते हैं और ऊपर से रिलैक्स करने को भी मिल रहा है, तो ये फटीग होंगे क्या? नहीं। नहीं होंगे। ठीक है। यस सर। ये लैक्टिक एसिड को कैसे कर लेते हैं यूज? बेटा इनके पास कुछ पाथवेज होते हैं, जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये एक पाथवे इनका चलता है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, उसको चलाते हैं, जिसमें कि लैक्टिक एसिड को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ तुम्हें लिख देता हूँ, कार्डियक मसल्स हैं जो, और जो न्यूरॉन्स हैं, दे कैन मेटाबोलाइज लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या कुछ एटीपी नहीं बनता? अगर लैक्टिक एसिड को यूज किया जाता है तो कुछ तो एटीपी बनता है या बिल्कुल नहीं? बनता है। बनता है ना। तो होता क्या है कि जैसे न्यूरॉन्स की बात हो रही ना, तो न्यूरॉन्स में बहुत रैपिड फायरिंग होती है, मतलब इम्पल्स बहुत जल्दी जल्दी जनरेट होता है। तो कभी ऐसा होता है कि इनको जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, तो ये करते क्या है, लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करने लगते हैं। उसी तरह कार्डियक मसल्स के पास भी ये फीचर है। ठीक है, इसको एज अ, फिलहाल के लिए एज अ फैक्ट इसको आप जानिए, बाकी बाद में करेंगे इसका डिस्कशन, क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके। ओके। अच्छा, ये तो हो गया कार्डियक मसल क्यों नहीं फटीग होते, और ये वाला जो सवाल था, स्मूथ मसल क्यों नहीं फटीग होते? कम करना पड़ता है। सर वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। यस, they contract slowly and the available blood supply is sufficient. देखो है क्या ना, ये जो मैंने कहा लीस्ट ब्लड सप्लाई, ये तो किसके कंपैरिजन में कहा है? बाकी दोनों के। अरे भाई दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। अगर मैं कह रहा हूं कि स्मूथ मसल सेल्स में ब्लड सप्लाई कम है, तो कम मैं किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं? स्केलेटल एंड कार्डियक। लेकिन स्मूथ मसल को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो उसके हिसाब से तो सफिशिएंट ही है ना। यस सर। हाँ, और इसीलिए जो है ये भी फटीग नहीं होते हैं। बाकी कंपैरिजन हम करते हैं तो जो है ये सबसे आराम से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया, ये कंपैरिजन किया हमने तीनों मसल्स के बीच में। यस सर। यस सर। ठीक, सिंसाइटियल वर्ड का मतलब समझते हो सब लोग? सिंसाइटियल क्या Yes, होता है? sir. यस सर। मल्टीपल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है जो कि सेल के सेल्स के फ्यूजन से बनती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ करके। जब हमारी फीटल लाइफ होती है, तो फीटल लाइफ में सपोज ये तीन जो है मसल फॉर्मिंग सेल है, मसल फॉर्मिंग सेल को क्या बोल सकते हो? मायोब्लास्ट। 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 ये मायोब्लास्ट में हो जाता है फ्यूजन। जब फ्यूजन होता है तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। बाद में यहाँ पर ये बीच की जो मेम्ब्रेन है ये वाली, ये खत्म हो जाती है। तो अगर ये खत्म हो जाएगी तो अब आगे ये ऐसे दिखने लगते हैं। अब इसमें कितने न्यूक्लियस आ गए? 3। ये कैसी कंडीशन हो गई? मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। फ्यूजन के लिए वर्ड यूज होता है सिन। सिन मतलब फ्यूजन। किसका फ्यूजन हो रहा है? सेल्स का। सेल्स के लिए वर्ड यूज होता है साइटो। और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बन गया उसको बोलोगे सिनसाइटियम, और फीचर को बोलोगे
सिनसाइटियल। स्ट्रक्चर क्या है? सिनसाइटियम, a structure which is formed by fusion of cells. Okay, that is all for this comparison. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है। Structure of skeletal muscle. मसल को बोन से अटैच करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड टेंडन। अब यहाँ पर एक स्केलेटल मसल का डाइसेक्शन दिखाया गया है और उसके अंदर जो पैकेजिंग है वो पूरी दिखाई गई है। सबसे छोटे यूनिट से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो है ये होता है ऑडियो टर्न ऑफ करो भाई, कौन है? अरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन्स, उससे बनते हैं मायोफाइब्रिल। अब मसल प्रोटीन्स ऑफ कोर्स किसके अंदर प्रेजेंट है? मसल सेल के। तो ये जो मसल प्रोटीन्स हैं ये अरेंज्ड होते हैं फिलामेंटस फॉर्म में। तो जो मसल सेल का शेप है वो हो जाता है फिलामेंटस। बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स का जो बंडल है वो किसमें प्रेजेंट होगा? मसल फाइबर में या मसल सेल के अंदर। तो एक ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये मसल सेल का दिखाया हुआ है और मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पर नाम क्या दिया गया? सार्कोलेमा। ऐसे बहुत सारे ये जो मसल सेल्स हैं जब वो आपस में पैक हो जाएंगे, जब मसल सेल्स का बंडल बनेगा, ये पूरा बंडल आ गया, ये देख रहे हो ये, तो उसको बोलते हो फैसिकल। सेट और बंडल, सेट या बंडल किसी चीज का कहलाता है फैसिकल। तो मसल सेल का बंडल क्या कहलाएगा? मसल फैसिकल। ऐसे बहुत सारे फैसिकल्स, ये एक मसल फैसिकल, ये दूसरा मसल फैसिकल, ये तीसरा, इस तरह बहुत सारे मसल फैसिकल प्रेजेंट होते हैं एज अ बंडल, तब जाके बनती है मसल। तो अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ चलें तो क्या लिखेंगे हम? पहले कौन आएगा? स्केलेटल मसल, फिर कौन आएगा? फैसिकल, फिर आ जाएंगी मसल सेल्स और फिर आ जाएंगी मसल फिब्रिल्स। फिब्रिल्स और फाइबर में बड़ा स्ट्रक्चर होगा फाइबर और फिब्रिल उससे छोटा यूनिट होगा। मसल फिब्रिल को ही मायोफिब्रिल कहा जाता है और एज पर एनसीईआरटी इसी को मायो फिलामेंट्स भी कहा जाता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है पैकेजिंग ऑफ अदर टिश्यूज। तो यहां पर भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा और कनेक्टिव टिश्यू पैक कर रहा होगा किसको? मसल के जो फैसिकल है, मसल सेल्स हैं उनको। तो यहाँ पर ये जो मसल सेल है बेटा, मसल सेल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा ऐसे, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होगा ऐसे कवर करता हुआ, उसको बोला जाता है एंडोमाइसियम। ठीक, ये है एंडोमाइसियम। इसी तरह से जो मसल फैसिकल है उसको भी कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहा होगा ऐसे।
तो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल फैसिकल को कवर कर रहा होगा उसको कहेंगे पेरीमाइसियम, अराउंड द मसल। और जो आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी जो इसको कवर कर रही होगी वो कहलाएगी एपीमाइसियम। सबसे बाहर है ये, इसका लेयर भी दिखा रखा है ये ऐसे, ये पूरा एपीमाइसियम का लेयर है, ठीक, इसको कवर कर रहा है। तो यहाँ जितने भी नाम तुमने देखे वो तो मसल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें से जो एपीमाइसियम है ये क्या है तुम्हारा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। पेरीमाइसियम भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और एंडोमाइसियम भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पर ये जो 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये कवर कर रहे हैं मसल्स को, उनके बंडल्स को, और उनको आपस में पैक कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको? अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे चल के हम देखते हैं कि जो मायोफिब्रिल है उसके अंदर ये जो मसल के फिलामेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट होती है। ठीक, ये दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। इसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। ऐसा तुमने कभी अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पर देख रहे हो कुछ पोर्शन में तुमको यहाँ ज्यादा डार्क एरिया दिख रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो तुमने डार्क बैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, लाइट बैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? हाँ, तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूं यहाँ पर, ये इसका पोर्शन, इसका जो पोर्शन है इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, तो यहाँ पर मुझे मसल के ऐसे फिलामेंट्स ये दिखाई देंगे इसके अंदर। ठीक, और इन्हीं फिलामेंट्स में कहीं कहीं डार्क अरेंजमेंट दिखाई देगी और कहीं लाइट अरेंजमेंट दिखाई देगी, और इसी के बीच में मुझे एक पार्टीशन भी दिखाई देता है ऐसे। यहां से यहां तक का ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ muscle contraction, and this unit of muscle contraction is called sarcomere। सार्को मतलब मसल हो गया, मियर मतलब होता है यूनिट, तो यूनिट ऑफ मसल है। ठीक है, और यही जो स्ट्रक्चर है ये जेड लाइन वाला, अब हम इसी को आगे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, ये दिख रहा है ना, ये जेड लाइंस, ये 2 जेड लाइन के बीच में जो रीजन है ये क्या है, सार्कोमियर है। तो एक मायोफिब्रिल के अंदर हमको 2 मेजर बैंड्स दिखाई देते हैं जिनको हम ए बैंड और आई बैंड बोलते हैं, और ये ए बैंड या आई बैंड मसल के फिलामेंट्स के अरेंज होने की वजह से बनते हैं। ना मसल के फिलामेंट्स जो हैं वो किन चीजों से मिलके बनते हैं, पहले उसके बारे में बताता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल फिलामेंट्स। तो यहां पर बेसिकली 2 कैटेगरी की प्रोटीन्स पढ़ते हैं हम। वो प्रोटीन्स जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं, और वो प्रोटीन्स जो उनकी मदद करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, that is actin and myosin। पढ़ा है आपने इसके बारे में? अब एक्टिन भी जो है, एक्टिन अगेन खुद ये 2 टाइप का है, एक्चुअली मोनोमेरिक फॉर्म और पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो एक्टिन जो है
ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं जी एक्टिन, वेयर जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर। क्या हुआ? तो जो जी एक्टिन है ये बेटा जब पॉलीमराइज होता है, यहाँ पर पॉलीमर बनेगा इसका, एफ एक्टिन। हाँ, तब इससे बन जाएगा एफ एक्टिन। एस, ये अरेंज हो गए सारे। एफ स्टैंड्स हियर फॉर फिलामेंटस। इसी तरह जो मायोसिन है, मायोसिन के पास भी दो तरीके के जो है ये होते हैं मोनोमेरिक फॉर्म्स। इसमें हम पढ़ते हैं LMM, दैट इज लाइट मीरो मायोसिन, और एक हम पढ़ते हैं HMM, दैट इज हेवी मीरो मायोसिन। जो मायोसिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसमें हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं। ये इसके पास ऐसा हेड होता है और बाकी का हिस्सा इसका टेल, और ये वाला पार्ट जो है ये है हेड। तो हेड वाला जो पार्ट होता है दैट हैज HMM, और टेल वाले पार्ट में क्या होता है LMM, लाइट मीरोमायोसिन। हेड वाले पार्ट में हैवी मीरोमायोसिन। और तुमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हेड वाले पार्ट में कुछ साइट्स होती हैं यहाँ पे, पेज ATP एक्टिवेटिंग साइट और एक्टिन एक, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक साइट जो है वो तो होती है जो कि एक्टिन से जुड़ेगी, जिसको जुड़ना है एक्टिन से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। और दूसरी ये जो साइट्स होती हैं ये होती हैं एटीपी बाइंडिंग साइट्स, क्योंकि यहाँ पर एटीपी आके जुड़ेगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और उससे मायोसिन को एनर्जी मिलेगी कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अब एटीपी अगर यहाँ पर बाइंड होगा और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो इसका मतलब इस जगह पर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है। कौन सा? एटीपेज। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मसल प्रोटीन स्ट्रक्चरल भी है और कैटालिटिक भी है, तो आंसर हो जाएगा मायोसिन। मायोसिन। तो मायोसिन इज बोथ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कैटालिटिक प्रोटीन। ये तो बात हो गई एक्टिन और मायोसिन की। फिर बात आती है रेगुलेटरी प्रोटीन्स की। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स यहाँ पर दो तरीके के हैं आपके, एक ट्रोपोनिन और एक है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो होता है बेटा वो होता है थ्रेड लाइक, और ट्रोपोनिन जो होता है ये होता है ग्लोब्यूलर। और इसके तीन टाइप होते हैं, तीन ग्लोब्यूल्स होंगे, ठीक है, जो आपस में जुड़े होंगे। तो उसमें एक को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई, एक को बोलते हैं ट्रोपोनिन सी, और एक को बोलते हैं ट्रोपोनिन टी। अब इसमें TN भी लिखा होता है या TP ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों चीज चलेगा। चलो TP कर लो, TPI, TPC एंड TPT। I is that part of troponin which is bound to actin, ये एक्टिन से बाउंड होता है, एक्टिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। C जो होता है ये कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन होता है, और T वाला जो होता है ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा होता है। तो ये तीन तरीके का ट्रोपोनिन होता है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स है बेटा, ये मिलकर बनाते हैं थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। तो वो कैसा बनता है वो बता देता हूं।
एक जो थिन फिलामेंट बनता है उसके अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन्स और ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन यहां प्रेजेंट होता है एफ वाला, एफ एक्टिन, वो भी इसके 2 फिलामेंट्स। ये सब बात ध्यान रखना, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक जो थिन फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट के अंदर कितने एफ एक्टिन फिलामेंट्स होंगे? 2। ट्रोपोनिन पूछा जाए तो ट्रोपोनिन तो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस है। ट्रोपोमायोसिन कितने होते हैं? तो ट्रोपोमायोसिन के भी 2 थ्रेड्स होते हैं, इसके भी 2 फिलामेंटस या 2 थ्रेड्स होते हैं। ठीक, यहां मैं दिखाया नहीं, ट्रोपोमायोसिन को ऐसे दिखा देता हूं मैं, थ्रेड लाइक। यस, तो अब आपको अगर थिन फिलामेंट बनाना है तो 2 थ्रेड ले लीजिए, ये हमने क्या ले लिया? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अरे यस सर बोल दो भाई। Yes, sir. यस सर। अब हम ले लेते हैं 2 एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो होता है ये स्पाइरली इस ट्रोपोमायोसिन की थ्रेड के ऊपर, या हम कहें ट्रोपोमायोसिन और एफ एक्टिन दोनों एक दूसरे के ऊपर स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो वो दिखा देता हूं मैं। तो बाद नहीं है भैया। ऑडियो टर्न ऑफ करो बेटा। एक एफ वाला वो दिखा दिया, ये दूसरा आ गया। ठीक है, यस। टू एफ एक्टिन और बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? ये जितने भी मैंने ट्राई ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इसमें तुम अगर एक चीज को ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक वाला जो है, एक जो ग्लोब्यूल है, ये मैंने किसके साथ अटैच दिखाया है? एक्टिन के साथ। इसको क्या बोल दूं? टीपीआई। दूसरा ये किससे दिखाया है अटैच? ट्रोपोमायोसिन से। इसको बोल दूं टीपीटी। और ऑफ कोर्स ये तीसरा वाला किससे जुड़ेगा? कैल्शियम से। ये हो जाएगा टीपीसी। और बाकी ये दोनों हो गए हमारे ट्रोपोमायोसिन। ये भी कितने हैं? 2। ठीक है बेटा, एक थिन फिलामेंट में कितने एफ एक्टिन बोलेंगे सब? 2. और कितने ट्रोपोमायोसिन? 2 अरे भैया ठीक है, बोलेंगे का मतलब क्या हो गया? 8वीं क्लास में बैठे हो क्या? जैसे गाना गा रहे हो? कंट्रोल करो जरा। जहां तक रही बात थिक फिलामेंट की, थिक फिलामेंट, these are just bundles of मायोसिन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है। ठीक है, तो अब अगर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को हम अरेंज कर दें इन अ सार्कोमियर, तो वो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो इस डायग्राम में दिख रहा है। ये देख रहे हो? इसमें तुम देखो, ये बहुत सारे हेड हैं किसके? मायोसिन के।
तो एक मायोसिन बंडल मतलब एक मायोसिन है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, ऐसे बहुत सारे ये पूरे बंडल्स में प्रेजेंट। और ये जो दिखा रखा है ये आपका क्या है, थिन फिलामेंट। मायोसिन के जो बंडल्स होते हैं ये दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और यहाँ बीच में से जुड़े होते हैं कुछ प्रोटीन से। ठीक है, ये इस साइड का बंडल और इस साइड का बंडल, दोनों बंडल जुड़े हुए हैं और ये जुड़ते हैं कुछ प्रोटीन से। उन प्रोटीन्स की वजह से यहाँ बीच में एक लाइन दिखाई देती है जिसको कहते हैं एम लाइन। अरे भाई तुम लोग को बात नहीं समझ में आती है क्या? जब कह रहा हूँ ऑडियो टर्न ऑफ कर लो, इतना मुश्किल काम है? तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मायोसिन के जो बंडल्स हैं ये जुड़े होते हैं कुछ प्रोटीन से और उन प्रोटीन्स की वजह से यहाँ बीच में लाइन दिखाई देती है एम लाइन। एम को यहाँ पर सीधे कह लो मिडिल लाइन। जितने पोर्शन में ये थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ये मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट, उस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं ए बैंड, दैट इज कॉल्ड ए बैंड। बाकी जितना बचा हुआ पोर्शन है साइड का, दैट इज कॉल्ड आई बैंड। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि एक पोर्शन ऐसा भी है जहां पर इस वाले पोर्शन में थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो इसलिए इसको जोन ऑफ ओवरलैप भी कहा जा सकता है या इसको ओ बैंड भी कहा जा सकता है। हो सकता है कहीं तुम्हें सॉल्व करते हुए क्वेश्चन मिल जाए कि ओ बैंड क्या है, तो कभी देखा तो है नहीं कहीं लिखा हुआ। जोन ऑफ ओवरलैप को ही ओ बैंड भी बोलते हैं या इसको ए आई बैंड बोल देते हैं, जिसमें ए भी हो और आई भी हो, यानी थिक फिलामेंट भी हो और थिन फिलामेंट भी हो। बीच का ये पोर्शन जो नॉन ओवरलैपिंग वाला है, दैट इज कॉल्ड एच जोन। ये लिखा हुआ नीचे एच जोन, यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम पे है हैंसेंस जोन। और हैंसन जोन के बीच में क्योंकि ये एम लाइन है, इसलिए इस लाइन को और क्या कहा जाता है, हैंसेंस लाइन। ठीक है, साइड में ये जो जिगजैग सी लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, इनको जेड डिस्क कहा जाता है या इनको कहा जाता है क्रॉसेज मेम्ब्रेन या इसी को कहते हैं डोबीज लाइन। तो एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में जो भी अरेंजमेंट होती है मसल फिलामेंट्स की, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं सार्कोमेयर। तुमसे पूछा जाए कि एक सार्कोमेयर में कितने ए बैंड है और कितने आई बैंड है? 1 A band, 1 A band and 2 I band. 1 by A I by बैंड 2 है। 2 I band. 2 नहीं बताओगे, एक ए बैंड है और एक ही आई बैंड भी बोलोगे। by 2 I by ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसको आधा कंसिडर करोगे, ये आई बाई 2 और इधर भी क्या होगा, आई बाई 2। आई बाई 2 और आई बाई 2 मिलके कितना बनेगा, एक। ठीक है, सभी को बता रहा हूं मैं, एक ही ए बैंड बोलोगे, एक ही आई बैंड बोलोगे। सर ऐसा सर जोन ऑफ ओवरलैपिंग में भी होगा? जोन ऑफ ओवरलैपिंग में क्या होगा, मतलब ओ बैंड के अंदर भी अगर पूछेंगे एक सार्कोमेयर में कितना होता है? नहीं, ओ बैंड की मतलब क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि मतलब फ्रेम करके बताओ ना क्या क्वेश्चन। मतलब सर एक सार्कोमेयर के अंदर कि कितने ओ बैंड हो गए और कितना ए बैंड 2 हो होगा गए इससे? ना, जोन ऑफ ओवरलैप तो 2 हो गए। ओके सर। हाँ, लेकिन सर एच लेकिन बैंड सर आपका आई एक। बैंड सर ये देखो पढ़ाई हो रही है, ये
हाँ बोलो बेटा। सर ओ बैंड को हाफ हाफ नहीं लेंगे हम, जैसे हमने आई बैंड को लिया है? ओ बैंड को हम यहाँ पर हाँ हाफ लेंगे, क्योंकि इसमें आई हाफ आ रहा है ना, हाफ ही लोगे बेटा, ठीक है, एक ही बताओगे, हाफ हाफ इसको भी लेना पड़ेगा। यस सर, यही पूछ रहे थे। ठीक ठीक, नहीं एकदम ठीक सोच रहे हो। और एच कितने बताओगे? एच भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो अरेंजमेंट हो गई। इसमें एक चीज मैंने तुम्हें नहीं बताई है टाइटिन फिलामेंट के बारे में। टाइटिन फिलामेंट जो है ये मायोसिन को, ये देख रहे हो ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसने मायोसिन को अपनी जगह पर होल्ड करके रखा है यहाँ बीच में, ठीक है। सो आज के लिए बेटा हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये सारी चीजें हम लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हमको बेसिकली स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन जितने मिलेंगे वो सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। ओके Yes, sir. हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर डॉबीज लाइन बता दो एक बार। डॉबीज लाइन जेड डिस्क का ही दूसरा नाम है। ओके सर। क्रॉसेस मेम्ब्रेन डॉबीज लाइन इसी का नाम है, ठीक है बेटा। थैंक यू। Thank you, sir.